देखो सहसंबंध, सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध का अर्थ है परिभाषा, यानी कि कहने का मतलब दो श्रेणियों के मध्य साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को, दो श्रेणियों के मध्य साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, उसका मूल्य बढ़ रहा है तो उसकी मांग घट रही है। अगर मूल्य कम हो रहा है तो मांग ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सहसंबंध कहलाएगा। तो लिखिए सहसंबंध दो श्रेणियों के मध्य, अर्थ पहले दो श्रेणियों के मध्य, दो श्रेणियों के मध्य, दो श्रेणियों में साथ साथ दो श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को, परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को, दो श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को सहसंबंध कहते हैं। देखिए दो श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को सहसंबंध कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि प्रवृत्ति को या सहविचरण को भी क्या कहेंगे? सहसंबंध कहेंगे। कोवेरियंस, सहविचरण को बोलते हैं कोवेरियंस, जैसे एक्स एंड वाई। क्लियर? तो दो श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? सहसंबंध। अब लिखिए प्रोफेसर किंग के अनुसार, प्रोफेसर किंग के अनुसार दो श्रेणियों या समूह के, दो श्रेणियों या समूह के, दो श्रेणियों या समूह के मध्य कार्य कारण, समूह के मध्य कार्य कारण संबंध को ही, कार्य कारण संबंध को ही कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। कार्य कारण संबंध को ही क्या कहेंगे? सहसंबंध कहेंगे। ठीक है। अब देखो सहसंबंध की जो मूल तकनीकी थी, ये सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। इस तकनीकी का विकास क्रम किस प्रकार से कैसे क्या हुआ वो बात आगे लिखेंगे। ये तो क्या हो गया? अर्थ हो गया, और क्या हो गया? परिभाषा हो गई।
अब लिखिए सांख्यिकी विश्लेषण में सहसंबंध सिद्धांत सांख्यिकी विश्लेषण में सहसंबंध का सिद्धांत एवं तकनीक सहसंबंध का सिद्धांत व तकनीक महत्वपूर्ण है। देखिए तकनीक, अब ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के मूल तत्वों का प्रतिपादन ब्रॉवेज ने किया था। कौन से? सांख्यिकी विश्लेषण में सहसंबंध का सिद्धांत व तकनीकी महत्वपूर्ण है और इसका मूल तत्वों का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रॉवेज ने। ब्रॉवेज ने किया था। फ्रांस का था ये। फ्रांसीसी था और एक खगोल शास्त्री था। फ्रांसीसी और खगोल शास्त्री था, ये भी बात लिख लो, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री। फिर लिखो, फिर आगे इसी में इधर एरो बना के लिख लेना। लेकिन बिंदु रेखीय रूप से, बिंदु रेखीय रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन गॉल्टन ने किया था। गॉल्टन ने। फिर देखिए आगे, सहसंबंध गुणांक द्वारा सहसंबंध गुणांक द्वारा गणितीय सहसंबंध गुणांक द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने की, सहसंबंध गुणांक द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने की गणितीय रीति का प्रतिपादन
1896 में कॉल पियर्सन और ये एक संख्या शास्त्री था। क्या था ये? संख्या शास्त्री। ठीक है, तो वास्तव में तो सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादित करने वाला कौन था? कॉल पियर्सन था। और कॉल पियर्स ने कब किया था? 1896 में किया था। और यह एक संख्या शास्त्री था, जबकि जो सांख्यिकी विश्लेषण में सहसंबंध सिद्धांत व तकनीक है उसका प्रतिपादन ब्रॉबेस फ्रांसीसी खगोल शास्त्री ने किया, लेकिन बिंदु रेखीय रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गोल्टन ने किया। किसने किया? गोल्टन ने किया। अब देखिए सहसंबंध के प्रकार। देखिए सहसंबंध अनेक प्रकार के होते हैं। धनात्मक भी होता है, रेखीय भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, अरेखीय भी होता है, सरल भी, आंशिक भी, बहुगुणी भी। पहले आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो वो सरल, आंशिक वगैरह, पीजी वगैरह में पढ़ते हैं तो बहुगुणी सहसंबंध और आ जाता है, मल्टीप्लाई कोरिलेशन। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मल चीजें ही आएगी आपके, क्लियर? लेकिन जैसे पीजी वगैरह करते हैं आप, तो पीजी में आपके बहुगुणी सहसंबंध भी आ जाता है, क्लियर? बहुगुणी सहसंबंध। तो देखिए यहां पर सहसंबंध के प्रकार, काइंड्स ऑफ कोरिलेशन या टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तीन भागों में बांटा गया है सहसंबंध के प्रकार, धनात्मक व ऋणात्मक, रेखीय व अरेखीय। देखिए धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध। रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध। अरेखीय जो सहसंबंध होता है उसे वक्र रेखीय भी बोल सकते हैं आप। और सरल, आंशिक और बहुगुणी, थर्ड नंबर पे आता है आपका सरल, आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध। सरल, आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध। ये आपके प्रकार हो गए। सहसंबंध के प्रकार को तीन भागों में बांटा गया, धनात्मक तथा ऋणात्मक, रेखीय तथा अरेखीय, वक्ररेखीय और सरल, आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध। क्लियर होगी बात? जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके भी क्या किए गए? दो भाग किए गए। देखिए
एक तो आपका कौन सा हो गया, धनात्मक सह संबंध, इधर आपका कौन सा, ऋणात्मक सह संबंध। इधर रेखीय सह संबंध, और दूसरा आपका क्या जाएगा, अरेखीय सह संबंध। इसको भी दो भागों में बांट दिया है उन्होंने। धनात्मक और ऋणात्मक। क्या, धनात्मक, इधर क्या, ऋणात्मक। इधर इसको भी क्या, धनात्मक, और इधर क्या, ऋणात्मक। इधर इसको दो भाग बटा दिए, सरल आंशिक सह संबंध, और दूसरा पार्ट आपका आ गया बहुगुणी सह संबंध, बहुगुणी सह संबंध। अब देखिए सह संबंध के प्रकार को तीन भागों में बांटा गया। पहला धनात्मक तथा ऋणात्मक, फिर रेखीय अरेखीय सरल आंशिक बहुगुणी। धनात्मक सह संबंध देखिए और ऋणात्मक। इधर रेखीय सह संबंध, इसके दो, धनात्मक रेखीय सह संबंध और ऋणात्मक रेखीय, और धनात्मक अरेखीय सह संबंध और ऋणात्मक सरल आंशिक सह संबंध और बहुगुणी सह संबंध। देखिए अब धनात्मक सह संबंध क्या होगा समझ लीजिए, फिर इसका अर्थ लिखाएंगे कैसे क्या धनात्मक सह संबंध होता है। देखो मैंने प्लस प्लस का निशान लगाया, इसका मतलब है कि एक चर में वृद्धि होने के साथ साथ दूसरे चर में भी क्या हो रही है, वृद्धि, और एक चर में कमी होने के साथ साथ दूसरे चर में भी क्या हो रही है, कमी। तो वो क्या कहलाएगा आपका, देखिए x चर है, एक क्या है, y चर है, इसमें वृद्धि और y में भी वृद्धि, इसमें कमी और इसमें भी कमी, तो वो क्या कहलाएगा आपका धनात्मक सहसंबंध। तो लिखिए धनात्मक सहसंबंध। देखिए इसका मतलब है जो वृद्धि या जो कमी है ना वो एक ही दिशा में हो रही है। देखिए x में भी वृद्धि तो y में भी वृद्धि, x में कमी तो y में भी कमी।
धनात्मक सहसंबंध। देखो इसमें जब दो चरों में जब दो चरों में परिवर्तन एक दिशा में ही हो, जब दो चरों में परिवर्तन एक दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, अर्थात एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी हो, वृद्धि हो, अर्थात एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो, एक चर में वृद्धि होने के साथ साथ दूसरे चर में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो, तथा एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में भी कमी, दूसरे चर में भी क्या हो, कमी हो, तो ऐसे सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस ध्यान रखो, प्लस प्लस और माइनस माइनस, एक चर में वृद्धि, दूसरे चर में भी वृद्धि, एक में कमी, दूसरे में क्या, कमी, तो वो क्या कहलाएगा, धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। देखिए चीजें ऐसी है जो हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह हर चीज का, हर टॉपिक का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्व होता है। अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, फिर पीजी में पढ़ेंगे, फिर अगर आप नेट वगैरह कर रहे हैं, जीआरएफ कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस हिसाब से जो भी है क्वेश्चन है, चीज़ें वही है, नज़रिया बदल जाता है बस। वहाँ पर नेट जीआरएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी क्या आ रहा है, फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, सरल आंशिक, ठीक है, फिर उसके बाद पीजी लेवल में थोड़ा उसका विस्तार हो जाता है, और वो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई कोरिलेशन आ जाता है। और मल्टीप्लाई कोरिलेशन में काफ़ी विद्यार्थियों को तो फॉर्मूले नहीं रटते, याद ही नहीं रहते, क्लियर, तो याद तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लो, एक देखो, एक्स वेरिएबल ले लो, देखो, एक तो पहले तो वर्दी का बता रहा हूं मैं, प्लस वाला, ठीक है। एक तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, वाई है। एक तो वेरिएबल क्या है, एक्स, और दूसरा वेरिएबल क्या है, वाई, क्लियर।
और एक ले लेते हैं किसका, कमी का। एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। ठीक, एक जो वेरिएबल है उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। वृद्धि क्या क्या बताओ, 10 ले लो, 30 ले लो, फिर 40, 50, ये लो 60। इधर जो y वेरिएबल था 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। कमी 30, 20, 15, इसी को ले लेता हूं, 60, 50, 40, 30, 10, इसको 100, 80, 70, 60, 50। देखिए इस वेरिएबल में वृद्धि तो इसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि। इसमें कमी हो रही है तो इसमें भी क्या हो रही है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक। क्या कहलाएगा, सहसंबंध कहलाएगा। कौन सा सहसंबंध कहलाएगा, धनात्मक, ठीक है। जिसे बोलेंगे पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, परफेक्ट, ठीक है। देखिए इसका, या आप पॉजिटिव कोरिलेशन भी बोल सकते हैं। इसका डायग्राम भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए इनमें से क्वेश्चन भी पूछते हैं इन डायग्राम्स में से। y o x, y o x, क्लियर। अब देखिए बना दीजिए, x वेरिएबल है, 10, 30, यानी कि ऐसे स्ट्रेट रेखा जाएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसका बनाओगे तो यूं स्ट्रेट रेखा आएगी, क्या आएगी, तो ये तो हो गया आपका कौन सा, पॉजिटिव कोरिलेशन।